भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। मैंने नहीं दिया समर्थन। आप पूरी गढ़वाल लोकसभा में देखिए, बहुत सारे लोगों ने अनिल बलूनी जी को समर्थन दिया, लेकिन आज वो लोग कहाँ पे हैं? बिल्कुल, हमारा समर्थन क्षेत्र के लिए था। अगर भाजपा करती है तो अच्छी बात, अगर भाजपा नहीं करती, मैं आपको देखिए, पूरे चुनाव के दौरान ना मैंने कभी कांग्रेस पार्टी, ना ही कभी गणेश गोदियाल जी के लिए कोई ऐसा शब्द कहा हो जिससे उनको नुकसान हुआ हो। देखिए, गणेश गोदियाल जी जननेता है, ये तो जनता के पास लेके जानी है कि भाई ये काम हुआ है। लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि मैं जुझारू हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्मठ हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तब मैं ये करूंगा। हम ये कह रहे हैं कि हमने इतने काम कर दिए हैं, अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसा वाला ईमानदार चाहिए। एक वो जो चुनाव के टाइम आपके सामने आए, एक वो जो हमेशा से संघर्ष करता दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका आमना सामना में। और आमना सामना में एक नए मेहमान हमारे साथ आज हैं, जो पौड़ी से चलकर सीधे हमारे स्टूडियो आज पहुंचे हैं। फिर से कई सवाल रहेंगे और फिर से एक बार होगा आमना सामना तीखे सवालों के साथ। हमारे साथ आपका नमन आपने सुना भी होगा, अगर पौड़ी में जो लोग रहते हैं वो भली भांति परिचित भी हैं नमन चंदोला जी से। और सीधे अब बात भी करते हैं। नमन चंदोला जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में, और आमना सामना में आप नए मेहमान हैं, तो शुरुआत इसी से करेंगे कि आप पौड़ी को लेकर एक संघर्ष समिति भी आपने बनाई हुई है, लगातार आप पौड़ी बचाओ, ऐसा क्या कारण है कि आपको ये पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति बनानी पड़ी? सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा। सबसे पहले तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उत्तराखंड हलचल के तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शो में। देखिए, पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति कोई मेरी बनाई हुई समिति नहीं है, ये मुझसे पहले से पौड़ी के लोगों ने बनाई थी। जब राज्य गठन हुआ था, सभी जानते हैं कि राज्य गठन की जो आवाज़ है वो पौड़ी से ही निकली थी, राज्य गठन की जो शुरुआत है वो पौड़ी से ही हुई थी। और इन पौड़ी राज्य गठन के बाद से ही आप देखिए, इन 23-24 सालों में जिस तरह से पौड़ी की स्थिति रही, लगातार वहाँ पे सुविधाएं जो है वो सुविधाओं से पीछे हटना पड़ा पौड़ी को। तो उसी को लेकर बहुत पहले ही राज्य गठन के बाद से ही लोगों ने पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी, और उसके तहत बहुत सारे आंदोलन भी किए। लेकिन जब मैं पौड़ी पहुंचा, मैंने वहाँ की वास्तविकता को देखा, तो मुझे लगा कि अब हम युवाओं का ये कर्तव्य है कि पौड़ी के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर मैं चाहता तो एक नया संगठन भी बना सकता था, लेकिन क्योंकि पौड़ी एक आंदोलन नगरी रही है, आंदोलन की भूमि रही है, तो मैंने पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति को एक नया रूप देते हुए पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति को कंटिन्यू किया। और आज पौड़ी को लेकर जितने भी मुद्दे हैं, और पौड़ी ही नहीं, राज्य के जितने भी जरूरी मुद्दे होते हैं, वहाँ पे हम पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। अच्छा नमन जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैं कहूँ तो किसी जिले ने जो दंश झेला है पलायन का, अगर उसकी रैंकिंग दी जाए तो पौड़ी सबसे ज्यादा ऐसा जिला रहा जिसने पलायन का वो दंश झेला। बिल्कुल। क्या मानते हैं आप? क्योंकि खुद जो पलायन आयोग है उसने पलायन कर दिया पौड़ी से। बिल्कुल। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है, आप तो युवा हैं, अब वहां पर देखते भी हैं, वहां पर रहते भी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं यही बात पहले भी आपको कही कि राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी लगातार पिछड़ते चला गया। आप देखिए, जितने भी मंडलीय कार्यालय थे आज वो देहरादून में शिफ्ट हो गए, और धीरे धीरे पौड़ी से, क्योंकि पौड़ी में जो मुख्य रूप से कर्मचारी लोग रहते थे, कर्मचारी के परिवार रहते थे, उससे एक बहुत बड़ा माहौल और बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिलता था, जिससे वहाँ का व्यापार से लेके हर चीज़ें सही मायने में काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से पलायन बढ़ता गया, और आज स्थिति ये है कि न शिक्षा न स्वास्थ्य, हर तरह से पौड़ी लगातार पिछड़ता जा रहा है। और जैसे आपने बात की कि पलायन आयोग बनाया गया था, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पलायन आयोग बनने के बाद पौड़ी से ही पलायन कर गया। हालांकि हमने इसको लेकर भी बहुत बार आवाज़ उठाई, और पौड़ी में के लोगों ने, वहाँ के बुजुर्गों ने, और भी विभिन्न मंचों ने, जो हमारे इसके आयुक्त हैं पलायन आयोग के, उनको बैठाने की बात भी कई बार वो आई भी। लेकिन सरकार की मैं समझता हूँ कि ये एक मंशा है, और सरकार की कहीं ना कहीं एक कमी है, जो एक पलायन आयोग के जो अधिकारी हैं उनको भी पौड़ी में नहीं बिठा पा रहे। तो एक फेलियर मैं समझता हूँ कि सरकार का जरूर इसमें है। भाई, डेमोग्राफिक चेंजेस भी आए हैं पौड़ी में। सवाल इतना बड़ा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बीते कुछ सालों में, अब इसे क्या नाम दिया जाए वो तो मैं नहीं देना चाहूंगा, पर बीते कुछ सालों में पहाड़ जो है अशांत सा हो गया है। अशांत भी कहूंगा, और इसमें यह भी कहा गया, क्योंकि कई लोगों से मेरी पौड़ी में बात हुई है, उन्होंने कहा है हमारे रोजगार पे डाका डाल दिया गया है। जो वहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो अब उस सिनेरियो में नहीं है। वहाँ के जो बाजार है वहाँ पर भी एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है,
जिसमें बाहर के लोगों को ठेकेदारी से लेकर तमाम चीजें मिल गई हैं। मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि रोजगार की जहां हम बात जब आती है तो ये कहा जाता था कि पहाड़ के जो लोग हैं उनका सबसे पहला हक होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या मिल रहा है क्या पौड़ी में लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि हमने कभी भी बाहरी और भीतरी की बात नहीं करी। इस राज्य में अगर अभी आप देख रहे होंगे कि मूल निवास जैसे चल रहा है, भू कानून की बात चल रही है, क्योंकि इस तरह से माहौल ख़राब बहुत होता है। अगर हमारे लोग ही मान के चलिए कि दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, और वहाँ के लोग बोले कि पहाड़ियों से हमारा माहौल ख़राब होता है ना, वापस भेजो, ये हमारे रोजगार में डाका डाल रहे हैं, इससे माहौल ख़राब होता है। तो हमारी लड़ाई शुरू से बाहरी और भीतरी की नहीं थी, हमारी लड़ाई मूल निवास को लेकर थी। और हमने स्पष्ट कहा था कि मूल निवासी के तौर पर जो मूल निवासी यहाँ का 1950 से जो यहाँ निवास कर रहा है, 70 से 80% स्थानीय रोजगार में उसका अधिकार होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके रोजगार को छीनने की कोशिश की गई, और वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को इस तरह से वहाँ पर बसाया और इस तरह से उन लोगों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की एक योजना के तहत काम किया, अपने वोट बैंक के तहत, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा वहाँ का लोकल वोटर था, जो वहाँ का मूल निवासी था, वो आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है। अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय निवासियों की दुकानों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे जितने भी बाहरी लोग कुछ तथाकथित जनप्रतिनिधियों के द्वारा बचाए गए हैं, वो लोग बड़े मजे से वहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, जो भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा ना पौड़ी को मिल रहा है, ना पौड़ी की जनता को मिल रहा है। उसका फायदा वो लोग यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं और अपने जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ उनको फायदा मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि उन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ और पूरा पहाड़ इस बात का पक्षधर है कि पहाड़ के जो संसाधन है, पहाड़ के जो हक है, उनमें जो 80% होना चाहिए स्थानीय जो मूल निवासी यहाँ के, उनका ही हक होना चाहिए। तथाकथित जनप्रतिनिधियों की बात भी करते हैं नमन जी, दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक नेता को लोकसभा चुनाव में अपने बैनर दिखाकर फेसबुक में कहते हैं बलूनी है जरूरी। सवाल यहाँ पर यही है कि क्योंकि कई लोगों ने जब आपने वो पोस्ट डाली तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे। सोशल मीडिया में एक बातें होने लगी कि जिनका विरोध नमन चंदोला चुनाव से पहले कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अनिल बलूनी आएंगे तो विकास होगा पौड़ी, और जो पौड़ी लोकसभा है उसमें कई बदलाव होंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है नमन जी, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे ऐसे क्या हुआ कि मन परिवर्तन हो गया लोकसभा से पहले? देखिए, आपने बिल्कुल ये बहुत जरूरी सवाल पूछा है। काफी लोगों को इसको लेकर काफी मतभेद भी है और काफी संदेह भी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी भी भाजपा का विरोध नहीं किया, हमने सत्ताधारियों का विरोध किया। ये विरोध आज से ही नहीं था, मुझे 12 साल हो चुके हैं जन आंदोलनों में लोगों की जन सेवक के तौर पर, और इससे पहले कांग्रेस थी तो हमने भी उसका इसी तरह से विरोध किया था। देखिए, बात यहाँ पर जो थी पौड़ी को लेकर क्यों अनिल बलूनी जी को समर्थन दिया गया, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि अनिल बलूनी जी को समर्थन केवल इस लिए दिया गया था क्योंकि उस दौर पर सभी जानते हैं कि सरकार कहीं से भी कांग्रेस की बनती दिखाई नहीं दे रही उत्तराखंड के अंदर। रही बात दूसरी, तो हमारे पास पौड़ी के लोगों के द्वारा जो पौड़ी के हमारे मूल गांव हैं, नौगांव समिति है, उनके द्वारा 2000 से 3000 नाली की ज़मीन जो वो चाहते थे कि यहाँ पे कोई विकास कार्य हो सके, तो उसको लेकर उनका एक प्रस्ताव मेरे पास काफ़ी लंबे समय से था। तो हम केवल यही चाहते थे कि उस प्रस्ताव को किसी तरह से पीएमओ तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक उस प्रस्ताव को कोई ले जाने वाली ऐसा कोई हमें साथ मिले जो हमारे साथ वहाँ तक चल सके, फिर उस कागज़ को इतनी प्रबलता के साथ आगे बढ़ा सके जिसके ऊपर काम हो। और रही बात कि अनिल बलूनी है जरूरी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अनिल बलूनी ही जरूरी है। मैंने केवल अपनी बात करी कि पौड़ी के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है अनिल बलूनी, मैंने ये आज से पहले भी उम्मीदवार थे, आपने देखा होगा, इससे पहले तीरथ सिंह जी थे, हमने कभी भी उनको समर्थन नहीं किया, ना हमने उनको कभी वोट दिया, ना कभी उनकी बात की। उससे पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी जैसे शख्सियत थी, मैंने तो उनका खुला विरोध किया, भुवन चंद्र खंडूड़ी जैसे शख्सियत का। और वो केवल विरोध करने का कारण केवल ये था कि भुवन चंद्र खंडूड़ी जी और जो इस समय वहाँ पे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इन दोनों के कारण पौड़ी हाशिए पर लगातार बढ़ जाता रहा। आप देखिए, आज ऋषिकेश एम्स की बात है, एम्स भी पहाड़ों में लेके आने की बात करी जा रही थी, या फिर ऐसे बहुत सारे संसाधनों को पहाड़ में स्थापित करने की बात की जा रही थी। लेकिन भुवन चंद्र खंडूड़ी जैसा कद अगर एम्स को पौड़ी या फिर आसपास चमोली में स्थापित करने के बजाय, गढ़वाल लोकसभा में स्थापित करने के बजाय ऋषिकेश जैसी जगह पे ला रहा हो, तो कहीं ना कहीं पहाड़ का भी दुर्भाग्य है। अच्छा नमन जी, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि अनिल बलूनी में ऐसा क्या दिखा, क्योंकि पौड़ी लोकसभा से इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, संसद मौन था, 5 सांसद मौन थे, आपके पूर्व जो सांसद थे एक शब्द नहीं बोल पाए अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर।
अस्पतालों के हालात पर नहीं बोल पाए, शिक्षा पर नहीं बोल पाए, आज तक एक आवाज नहीं गूंजी जो संसद में यह बता सके कि पौड़ी लोकसभा की स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात क्या हैं। उसके बाद ऐसा क्या हो गया? अनिल बलूनी की ऐसी क्या चीजें रही जो नमन चंदोलों का इतनी भाग गई? क्या अपने स्वार्थ के लिए वो नाली जमीन के लिए आपने ये कदम उठाया? क्योंकि सवाल तो यही है ना कि संसद में मौन है, अनिल बलूनी से ऐसा कौन सा प्रेम है जो उस समय याद आ गया और लगा कि नहीं ये अब आवाज उठाएंगे? नहीं, उसका एक कारण था, जैसे आपने कहा कि दोहरा चरित्र की आपने बात की थी इससे पहले कि दोहरा चरित्र तो नहीं, दोहरा चरित्र नहीं, ये साफ है। क्योंकि अगर दोहरा चरित्र होता तो आप देखिए कि उस लोकसभा चुनाव के बाद से मैं अभी तक भाजपा के लिए काम कर रहा होता, या फिर भाजपा की वाहवाही कर रहा होता। आप जानते हैं, तमाम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी जानते हैं कि तब से लेकर आज तक हमने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया। अभी मूल निवास की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो, या फिर बेरोजगार संघ की बात हो, उसके अलावा पौड़ी की मुद्दों की बात हो, कहीं भी हो इस प्रदेश के अंदर, कहीं भी अगर जनता से जुड़े मुद्दे हैं तो उसको लेकर हम सजग रहे हैं। और अनिल बलूनी जी के ऊपर विश्वास जो था, मुझे लगा, खुद मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि अनिल बलूनी जी के ऊपर एक बार विश्वास इसलिए करना चाहिए, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री हैं, उनसे काफ़ी नज़दीकी हैं। पीएमओ में उनके जो है, जो हमने उनकी जानकारी इससे पहले निकलवाई तो उनका काफ़ी नाम भी वहाँ पे था। तो हमें लगा कि भाई ये एक सही आदमी है जो पौड़ी, ये व्यक्तिगत नहीं था। देखिए, मैं अगर वहाँ पर जैसे कि अभी बात हुई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो उसका क्लॉज एक ये है कि उसके 60 किलोमीटर के दायरे में सेंट्रल मेडिकल कॉलेज भी बनता है। अब क्योंकि श्रीनगर में एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है, तो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज पौड़ी में बनने के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। और उसके लिए जो लगभग 2000 नाली जो जमीन चाहिए थी वो भी हमारे पास वहाँ पे थी। तो ये मेरे पास पहले से प्रोजेक्ट था, मैं ये चाहता था कि कोई ना कोई इसको आगे लेके जाए। देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बन रही होती तो ये 100% था कि फिर वो समर्थन कांग्रेस को दिया जाता। फिर आप मुझसे यही सवाल पूछते कि आपने क्यों कांग्रेस को दे दिया। सवाल ये नहीं है कि हमने किस पार्टी, क्या मंशा रही क्या नहीं रहा, सवाल केवल ये है कि पौड़ी को किसी तरह से विकास की पटरी पर वापस लेके आया जाए। आप देखेंगे उससे मुझे हो सकता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो इस निर्णय को लेकर। प्रदेश में लोग बोले कि यार तुमने गलत निर्णय लिया, पौड़ी में लोग बोले कि तुमने गलत निर्णय लिया, लेकिन मैं जानता हूँ और तमाम मुझसे जुड़े लोग, ये साथी जितने भी हैं वो जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरा जो निर्णय था केवल पौड़ी के हित में था। पौड़ी जो मंडल मुख्यालय है, जो विकास की राह पे पिछड़ रहा है, उसको एक बार फिर से विकास की पटरी पर लौटाने का निर्णय था। क्योंकि सेंट्रल मेडिकल कॉलेज अगर पौड़ी में आता है, इसके अलावा भी सैनिक स्कूल लाने की बात हो रही है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हम लेकर आते हैं तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है अगर हम ऐसा कुछ कर पाए। तो आखिर गणेश गोदियाल को आपने केपेबल नहीं समझा कि वो अगर सरकार नहीं भी होती, लोकसभा में आते, तो क्या विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती? ये भी आपने सीधे आपने मान लिया कि आपने इसलिए उन्हें नहीं किया, आपने कहा कि सरकार नहीं आ रही थी, इस बार तो वैसे भी समर्थन में सरकारें आई हैं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्लियर मैंडेट मिला है। अब सवाल यही तो खड़ा होता है कि गणेश गोदियाल से ये जो दूरी आपकी रही, तो ये कारण क्या रहा? क्योंकि बलूनी जी का ये रहा क्योंकि खुद भी वो पीएमओ में आप बोले नजदीकियां हैं, ऐसा क्या कार्य हुआ जो उनके अपने कार्यकाल में रहा जो आपको लगा इतना भागे, आपने लगा कि अगर ये लोकसभा में आ जाएंगे तो शायद बदलाव कर दें? गणेश गोदियाल से भी दूरी हुई, उनको आपने ये समझा कि शायद वो आवाज ना उठा पाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान ना मैंने कभी कांग्रेस पार्टी, ना ही कभी गणेश गोदियाल जी के लिए कोई ऐसा शब्द कहा हो जिससे उनको नुकसान हुआ हो। देखिए, गणेश गोदियाल जी जननेता है, हम सभी लोग जानते हैं कि वो जननेता है, लेकिन जो उस समय का परिप्रेक्ष्य था, मैं साफ कह रहा हूँ कि उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था, हमें साफ लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बनने जा रही। जितनी भी तमाम आप देख ले सकते हैं कि मेरे उस समय भी मैंने कहा था कि जितने वोटों से मैंने कहा था गणेश गोदियाल जी, मतलब अनिल बलूनी जी जीतेंगे, आप देख सकते हैं अभी भी कि उतने ही वोटों से वो जीते हैं। रही बात गणेश गोदियाल जी की, तो मेरा उनसे कोई भी मनमुटाव नहीं है, वो जननेता है और वो हमें स्वीकार्य है। और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में इस तरह से नेतृत्व इस प्रदेश को दे, ताकि जो यहाँ पर एक भेदभावपूर्ण रवैया जो है सरकारों के द्वारा अपनाया जाता है, उसको अगर कोई सही कर सकता है तो वो नेतृत्व तो गणेश गोदियाल जी हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अनिल बलूनी जी जो आप कह रहे हैं कि क्या काम ऐसा कर दिया, तो एक तो उन्होंने जो तारामंडल का प्रोजेक्ट लेकर आए, तारामंडल एक रिसर्च सेंटर, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब उसको अगर अभी हम ये करेंगे कि तारामंडल से क्या हो जाएगा, लेकिन जो साइंस के तौर पर आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बाहर के लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं वो यहाँ आएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुलने वाला है। उसके अतिरिक्त उन्होंने जिस तरह से आप देखेंगे चमोली में आईसीयू सेंटर इससे पहले ही दे दिया था जब वो राज्यसभा में थे, रेल का प्रोजेक्ट वो लेकर आए। मैं यहाँ पे अनिल बलूनी जी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अगर मुझे लगता है कि अनिल बलूनी जी कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं तो विरोध करने वाले भी हम रहेंगे, क्योंकि मैं कभी भी अपने व्यक्तिगत तौर पर ना ही किसी पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी मुझे लगेगा कि गलत आगे आने वाले समय में होने वाला है तो हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। अब अनिल बलूनी जी इतने काम जब वो पहले ही कर चुके थे, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास जमीन है, हमें केवल एक व्यक्ति चाहिए जो हमारी आवाज को लेके जाए। अब गणेश गोदियाल जी अगर मान के चलिए चुन के भी आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, केवल वहां पे आवाज ही उठा सकते हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह से इस समय सरकार के द्वारा आवाजों को तो तोड़ने का या फिर दबाने का काम किया जा रहा है। मैं बिल्कुल भी, मैंने, आप देख लीजिए तब से लेके आज तक, आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं, आप मुझे एक पोस्ट दिखाइए मैंने कहा हो कि भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये फिर ये कर रही है। ठीक है, हमने समर्थन दिया है, समर्थन पौड़ी को लेके दिया है। अगर अनिल बलूनी जी को लगता है कि नमन सरकार का विरोध कर रहा है तो वो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, स्वतंत्र है वो, हम उस कार्रवाई के लिए भी, झेलने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन अगर पौड़ी की हित की बात रहेगी तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने सिंगताली जरूरी या तारामंडल जरूरी? देखिए, सिंगताली पुल की भी डीपीआर चली रही है, वो कई वर्षों से चल रही है। नहीं सिंगताली पुल की, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सिंगताली जरूरी या नहीं, सिंगताली भी जरूरी है, सिंगताली भी जरूरी है, सिंगताली भी जरूरी है। मुझे लगता है कि सिंगताली जो संघर्ष समिति, सिंगताली पुल की जो संघर्ष समिति है, उन लोगों ने उचित माध्यम तक वो बात नहीं पहुंचाई होगी, फिर उन्हें लगा होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि भाजपा सरकार इस काम को नहीं कर रही इसलिए हमको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पौड़ी को लगातार पौड़ी ने हमेशा विरोधी किया। आप देखेंगे इसके पहले भी कि जितने भी वहां पे सांसद आए उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए काम नहीं किया, हमने, पौड़ी ने हमेशा विरोधी किया। आप देखेंगे पौड़ी ने हमेशा कांग्रेस को ही आगे लाया, फिर विपक्ष को ही हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये पहले जीत नहीं पाई, वो तो एक अलग मैटर ना, कि आज से पहले भी ये क्या सिनेरियो थे, क्या उस समय के सिचुएशंस थी, वो जीत नहीं पाई, ये अलग चीज है। ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना भाजपा की इस बात को कह सकूं कि वो जीत पाई, क्यों नहीं जीत पाई। लेकिन मैं सिर्फ मैं इतना जोर देना चाहता था कि पौड़ी से लेकर एक बात केंद्र को भी ये बात स्पष्ट रहे कि भाई पौड़ी जो है हमारा साथ देने वाला है। पौड़ी हमेशा विरोध में नहीं रहता, पौड़ी जबकि आप देखिए पौड़ी ने हमेशा कुर्बानियां दी है। आप देखेंगे पौड़ी राज्य गठन के बाद से हमेशा हाशिए में रहा है, उसके बावजूद ये एक अंतिम मौका मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अनिल बलूनी जी को भी मिला है, और उनको इसको लेकर कार्रवाई करनी भी चाहिए। और जैसा उन्होंने मुझसे मिलकर कहा भी था कि आप उस प्रोजेक्ट को मेरे पास लेकर आइए और हम उसको लेकर जरूर जहाँ जहाँ हमें जाना होगा हम उसको जितने संभव हो सके उस काम को करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमसे या फिर आपके और मेरे किसी योगदान से किसी बहुत बड़ी जन समूह का भला होता है तो फिर ऐसे काम करने में दिक्कत क्या है। आने वाले नगर पालिका चुनाव में नमन चंदोलो को भाजपा से टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ और पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं होता। हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, जितने सालों से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, लगभग 12 साल मुझे हो चुके हैं, तो 12 सालों से हमने हमेशा सरकारों का विरोध ही किया, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और हमारी लड़ाई कभी भाजपा कांग्रेस से भी नहीं रही। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो सत्ता में है और सत्ता के जो गलत कदम है उसके खिलाफ रही है। जो सत्ता ने अच्छे काम किए तो मैंने उनका भी जिक्र किया है कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन गलत कामों का विरोध करने की हमारी हमेशा से ही प्रवृत्ति रही है। कि गलत कामों के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उठाएगा कौन। तो भाजपा से अगर मुझे टिकट मिलता है या फिर दावेदारी कोई मेरी करवाता भी है तो मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। मैं किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से ना भाजपा में जाने वाला हूँ और ना मैं भाजपा के लिए दावेदारी भी करता हूँ। एक बात तो आप ये समझते होंगे अमित जी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को समर्थन देता, आपने मैंने नहीं दिया समर्थन, आप पूरी गढ़वाल लोकसभा में देखिए बहुत सारे लोगों ने अनिल बलूनी जी को समर्थन दिया, लेकिन आज वो लोग कहाँ पे हैं? बिल्कुल आप देख लीजिए आज वो लोग कहाँ, क्या वो लोग विरोध कर रहे हैं या फिर वो लोग किसी भी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अपने छोड़िए, प्रदेश की बात छोड़िए, आप अपने ही किसी की आवाज को उठाने का काम करें, नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता के साथ मिल चुके हैं। हमारा समर्थन क्षेत्र के लिए था, अगर भाजपा करती है तो अच्छी बात, अगर भाजपा नहीं करती, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर भाजपा अनिल बलूनी जी इस काम को नहीं करते हैं तो फिर ये अंतिम कील होगी भाजपा के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत अपने आप को बताने वाला व्यक्ति, माननीय मोदी जी के नज़दीक वाला व्यक्ति, आदरणीय अमित शाह जी के नज़दीकी बताने वाला अपने को ऐसा व्यक्ति अगर पौड़ी के लिए विकास योजनाएं नहीं ला सकता है तो फिर आप किस मुंह से आगे आने वाले समय में कहेंगे कि भाई अगले कैंडिडेट को चुनाव दीजिए। तो ये एक अंतिम था। मैं चाहता था कि हालांकि मुझे उसमें बहुत अपशब्द भी लोगों ने कहे, बहुत कुछ मुझे सुना, पूरे प्रदेश से जितने मेरे साथी थे उन्होंने भी कहा कि नमन तुम्हारा निर्णय गलत था। मैं जानता हूँ
कि उस निर्णय से मुझे व्यक्तिगत तौर पर हानि हो सकती है, लेकिन अगर मेरे निर्णय से मेरे क्षेत्र का भला होता है तो मैं ज़रूर ऐसे हर निर्णय के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ जिससे मेरे क्षेत्र का भला हो। अच्छा नमन जी, एक सवाल है। आपने कहा, और मैं कहूँगा, आपने भी नहीं कहा, ये एक हकीकत है कि पौड़ी लोकसभा की भी मैं बात करूँ या पौड़ी की बात करूँ तो बलिदान अगर दिए गए हैं तो बड़ी शख्सियत वहाँ से हुए, बड़े बड़े नाम हुए। वैसे तो उत्तराखंड हर एक हिस्से में बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, पर पौड़ी में भी कुछ ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने बलिदान दिए इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। सवाल यहाँ पर ये रह गया कि आते आते जैसे जैसे समय बीता, पौड़ी के लोगों में जो एनर्जी थी, जो पौड़ी के लोगों में जो उत्साह था, पौड़ी के लोगों में जो एक क्रांति थी, उसमें कमी आ गई। क्योंकि मैंने ये देखा कि एक मामला जो कई वर्षों से चला रहा, जो आप बीज बाजार में जब आप जाते थे तो एक बस स्टैंड था जो इतना शानदार रहा कि उसके लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ा। नमन जी, क्या लगता है आपको कि कमी आई है, युवाओं ने आवाज उठाना बंद किया? क्या ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्या ये भी एक कारण है कि पहाड़ों में इस तरीके की चीजें हो रही है? देखिए, इसके लिए हमें मूल पे जाना होगा। भाजपा, कांग्रेस, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने करा कि आप देखेंगे, अगर पूरी गहनता से इसकी जांच करें तो जितने भी युवा लीडर निकल कर आए, आपने उनको ठेकेदार बनाने का काम कर दिया। आप देखेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी आज की डेट में बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो लीडर हैं, वो आज की डेट में है कहाँ? या फिर कोई खनन का काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह से एंगेज कर दिया कि वो समाज के बारे में सोच ही ना पाए। तो फिर आवाज वो उठाता कौन? और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदार लीडरशिप हो, अगर ध्येय स्पष्ट हो, तो फिर आपको लगता है कि बस अड्डा 10 साल में या फिर 15 साल में वो बनना चाहिए था? और वो ऐसा है क्या उसमें कि उसको 10-15 साल लग गए? केवल जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनकी सरकार के साथ की गई हरकतें, अधिकारियों के साथ की गई बदतमीजियां, उसका डिले का कारण रही। आप देखेंगे कि अगर एक नगर पालिका अध्यक्ष 10 साल के कार्यकाल में भी एक बस अड्डा नहीं बना पाता है, तो फिर आप किस तरह से कहते हैं कि मैं एक विकास पुरुष हूँ? आप किस तरह से कहते हैं कि मैं क्षेत्र का हितैषी हूँ? तो ये साफ है कि हम जैसे लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज हमेशा वही उठा सकता है जो निस्वार्थ हो। अच्छा, मुझे किस तरीके की ईमानदारी वाली लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो मैंने ये देखा है, जितने विधायक बने हैं उनकी जो संपत्ति है वो 400 गुना, 4000 गुना, और ऐसे तो अनगिनत उदाहरण है। कौन सी लीडरशिप, कौन सी ईमानदारी लीडरशिप, कौन है वो? ये एक बड़ा सवाल आपने किया है। जब तक हम लोग भाजपा और कांग्रेस के रूप में कैंडिडेट को चुनते रहेंगे, तब तक इसी तरह से आपको देखने को मिलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए पहले बात को, कि जो प्रधान बनने के लायक नहीं होता वो हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री तक बन जाते हैं, वो विधायक बन जाते हैं। और जो उस क्षेत्र का जागरूक व्यक्ति है, जो हमेशा से आवाज उठा रहा है, मुझसे क्या करते हैं कि यार इसके पास पैसा नहीं है, ये शराब नहीं पिला सकता, ये साड़ियाँ नहीं बांट सकता, तो इसको पीछे करो। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि जो आपके लिए लड़ रहा हो, जो आपकी ईमानदारी आपको दिख रहा हो कि भाई ये लड़ रहा है हमारे लिए, लंबे समय से लड़ रहा है, ईमानदार व्यक्ति है, करने वाला व्यक्ति है। अगर ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो तथाकथित ईमानदार अपने आप को कहते हैं, कि चुनाव के टाइम में आने वाले लोग जो कहते हैं कि भाई ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, कहाँ थे वो आज से पहले? वो कहीं आपको दिखेंगे नहीं। और यही वो कर्मठ, ईमानदार, जुझारू लोग हैं जो किसी भी शहर का, किसी भी प्रदेश का बुरा हाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, तो लोगों का स्वार्थ कैसे खत्म करेंगे? देखिए, ये तो लोगों को खुद तय करना होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ क्रांतियाँ आई वो इसी तरीके से आई। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक समय में कांग्रेस का इतना बड़ा गढ़ हो चुका था दिल्ली कि कोई दूसरी पार्टी वहाँ आ नहीं सकती थी। लेकिन जब वहाँ आम आदमी पार्टी पहुंची तो उसके बाद आप देखेंगे, आपको याद होगा कि जब पहला चुनाव दिल्ली में था, आम आदमी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया था, लोगों को इतना विश्वास हो गया था कि रात के 10-10 बजे तक वोटिंग होती रही। तो ये माहौल तो जनता को खुद बनाना पड़ेगा। ये माहौल जनता को देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए काम करने वाला व्यक्ति है, और उसके लिए घर से आकर वोट करने भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचे कि यार हो जाएगा, वोट नहीं, वोट देने के लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई अयोग्य व्यक्ति अगर चुन के आएगा, तो जैसे आपने कहा कि एक बस अड्डा 10-15 साल उसको लग गई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी 10-15 साल लग जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया था पौड़ी में। तो उसके बाद लगभग 20 सालों बाद गांधी मैदान था, उस गांधी मैदान को हमने आज़ाद कराने का काम किया, बच्चों के लिए समर्पित किया। आज वहाँ पे आप कभी मेरे साथ आइएगा पौड़ी, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ हजारों बच्चे खेल रहे हैं। पौड़ी में लोग बोलते हैं कि लोग नहीं, लेकिन आप वहाँ जाकर देखें तो हमें लगता है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और इन बच्चों को मैदान की ज़रूरत थी। तो 20 साल बाद उस मैदान को हम लोगों ने आज़ाद करवाया। लगभग 10-15 साल से पौड़ी की जो बुआ खाल से लेकर श्रीनगर रोड है, इसमें डामरीकरण नहीं हुआ था।
उसमें पेंटिंग करवाने का काम हम लोगों ने किया। वहाँ नगर पालिका में ठेकेदारी का जो सीन था वो केवल कुछ लोगों तक सीमित रख दिया गया था, तो हमने पूरी पारदर्शिता के साथ आज हर व्यक्ति वहाँ पर ठेकेदारी के लिए आवंटन कर सकता है। इस प्रकार की रणनीतियाँ बनाई, इस प्रकार का काम किया है। हम आप वहाँ की जो अस्पताल की बात करेंगे आप, तो वो पीपीपी मोड में है, उसकी भी हम लड़ाई को लड़ रहे हैं कि पीपीपी मोड में इसको हटाया जाए, और लोग हमारे इसमें साथ भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो डिजिटल एक्सरे और सिटी स्कैन मशीन है उसको ठीक कराने का काम भी मेरे द्वारा किया गया। तो अगर आप लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, मेरा यही कहना है, तो जरूर फल आपको मिलेगा। और यही फल हमें जनता के पास लेके जाना, हमें यही चीजें तो जनता के पास लेके जानी है कि भाई ये काम हुआ है। लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि मैं जुझारू हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्मठ हूँ, आप मुझे वोट दीजिए तब मैं ये करूंगा। हम ये कह रहे हैं कि हमने इतने काम कर दिए हैं, अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसा वाला ईमानदार चाहिए। एक वो जो चुनाव के टाइम आपके सामने आए, एक वो जो हमेशा से संघर्ष करता दिखाई दे रहा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इसके बाद स्वीकारता हो पाएगी? लगता है कि जनता स्वीकार कर लेगी? क्योंकि आपने ही अपनी बातों में कह दिया है कि जनता तो उसे पसंद कर रही है जो साड़ी बांट सके, जनता तो उसे पसंद कर रही है जो दारू बांट सके। मुझे तो नहीं लगता कि नमन चंदोला के पास ये सारे संसाधन होंगे। वो तो अपने कार्य लेके आगे जनता तक जा पाएगा, वो ये भी कह पाएगा, उसके विरोध भी होगा कि उसने भाजपा में आसीन जो सांसद हैं उनके उसमें भी बोला है, जैसा आपने कहा कि उसका विरोध सुनना पड़ा। उसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास गाड़ी में भराने के लिए तेल नहीं है, तो स्वीकारता होगी क्या नमन? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य में चुनाव या फिर कोई भी युवा दो तरह से चुनाव लड़ सकता है। एक तो आप छात्र नेता बनकर आए, किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएं, अपना ठेकेदारी करें और चुनाव के टाइम में आके लोगों को बताएं कि मैं चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, उसके दम पर आप चुनाव लड़ें। दूसरा जो नजरिया है, मुझ जैसे इस प्रदेश के तमाम ऐसे युवा साथी जो कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आ रहे हैं, लोगों की लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। तो अब ये सीधे सीधे जनता को तय करना है, हमारी मातृशक्ति को तय करना है, युवाओं को तय करना है, हमारे बुजुर्गों को तय करना है कि उनको आखिरकार नेतृत्व कैसा चाहिए। क्या उनको चुनाव के टाइम आने वाले वो युवा कर्मठ और ईमानदार लोग चाहिए जो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, या फिर उनको वो चाहिए जो वास्तव में संघर्षरत हैं? हालांकि हमारे पास संसाधन नहीं है, मैं आज भी इस बात को मानता हूं और मैं हमेशा से कहूंगा संसाधन हमारे पास हो भी नहीं सकते। आप बताइए हमारे पास संसाधन कैसे होंगे जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब हम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहां से संसाधन आएंगे? तो ये लड़ाई जो है अब जनता को तय करनी है कि किस तरह का उनको ईमानदार व्यक्ति चाहिए, जनता से जुड़ा व्यक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता। मैं कहता हूं कि मैंने अकेले व्यक्ति ने एक ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसके सीज करवाया है, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाने का काम किया है। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आप खुद में पाक साफ हो। अगर आप खुद कहीं किसी धंधे में संलिप्त हो या फिर किसी कारोबार को कर रहे, फिर आप ये काम कभी नहीं कर सकते। तो अगर जनता को चाहिए कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाला व्यक्ति आगे आना चाहिए, जनता को चाहिए कि जनता के काम करने वाला व्यक्ति आगे आना चाहिए, तो जनता को साथ देना होगा। और अगर जनता चाहती है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, हमें तो चुनाव के टाइम में शराब, पैसा और बहुत सारे संसाधन चाहिए, तो फिर ये जनता को तय करना पड़ेगा। हमारा काम है लड़ना, हम आज नहीं अपनी अंतिम सांस तक इस प्रदेश के लिए लड़ेंगे, इस देश के लिए लड़ेंगे। और इसके अलावा मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये सब कुछ जनता को तय करना है। तो सीधे तौर पर नमन चंदोला जी ने कह दिया है कि ये सब जनता ने तय करना है। और हम लगातार बात कहते हैं कि दिल्ली अब दूर नहीं, पर दिल्ली जैसी सोच, दिल्ली जैसे बदलाव की सोच क्या उत्तराखंड पर भी आ पाएगी? जरूर एक आध बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद एक सोच ने दिल्ली में क्रांति लाई थी, सत्ताओं को बदला था, पर उत्तराखंड में क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्या ये जो स्वार्थ हैं आम जनता के, जो बहुत छोटे छोटे से हैं, इन छोटे स्वार्थों से निकलकर जनता अपने बड़े विकास की ओर जा पाएगी? ये बहस बड़े सवाल हैं। अब देखना होगा कि क्या होने वाला है आगे, भविष्य की गत में क्या है, ये तो भविष्य में हमको दिखेगा और इसके परिणाम भी हमें पता चलेंगे। पर अगले आमना सामना में एक नए मेहमान होंगे, एक नए चेहरे के साथ, तीखे सवाल होंगे, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो पौड़ी और तमाम आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा, जो बातें नमन चंदोला जी ने कही हैं आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। हम भी आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।